नमस्कार विद्यार्थी बच्चों आज मैं लेके आई हूँ कक्षा 11वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक युवक भारती से पाठ 9। बच्चों, इस पाठ का नाम है गज़लें और इन गज़लें के कविकार हैं, कथाकार हैं डॉक्टर राहत इंदौरी जी। तो बच्चों चलिए देखते हैं। सबसे पहले डॉक्टर राहत इंदौरी जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वो इस तरह से है। बच्चों, राहत इंदौरी जी का जन्म इंदौर में 1 जनवरी 1950 में हुआ था। कपड़ा मिल के कर्मचारी रफ्तुल्लाह कुरैशी और मकबूल उन निशा बेगम के यहाँ हुआ था। और बच्चों, उनकी प्राथमिक शिक्षा नूतन स्कूल इंदौर में हुई थी। उन्होंने इस्लामिया करीमिया कॉलेज इंदौर से 1973 में अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी की और 1975 में बरकत उल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल से उर्दू साहित्य में एमए किया। तत्पश्चात 1985 में मध्य प्रदेश के भोज मुक्त विश्वविद्यालय से उर्दू साहित्य में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। एक भारतीय उर्दू शायर और हिंदी फिल्मों के गीतकार भी हैं। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर में उर्दू साहित्य के प्राध्यापक भी रह चुके हैं। आप उन चंद शायरों में से एक हैं जिनकी गज़लों ने मुशायरों यानी पोएट कॉन्फ्रेंस कहते हैं जिसे को साहित्यिक स्तर और सम्मान प्रदान किया है। और इनकी गज़लों में आधुनिक प्रतीक और बिंब यानी इमेजेस विद्यमान होते हैं जो जीवन की वास्तविकता को दर्शाते हैं। बच्चों, इनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं वो इस तरह से है। धूप धूप, नाराज, चांद पागल है, रुत, मौजूद, धूप बहुत है, 2 कदम और सही, गज़ल संग्रह आदि। बच्चों, ये जो गज़ल संग्रह है वो 2 कदम और सही से ली गई है ये गज़लें। तो बच्चों, इस काव्य की प्रस्तावना इस तरह से है कि पहली गज़ल जो है दोस्ती शीर्षक है उसका, तो दोस्ती का अर्थ उसमें उसके महत्व को गज़लकार ने यहाँ पर स्पष्ट किया है। और बच्चों, दूसरी गज़ल है मौजूद। दूसरी गज़ल में गज़लकार ने वर्तमान स्थिति का चित्रण किया है। जो प्रस्तुत गज़लें हमें नया हौसला निर्माण करने वाली, उत्साह देने वाली, सकारात्मकता तथा संवेदनशीलता को जगाने वाली है, जिसमें ज़िंदगी के अलग अलग रंगों का खूबसूरत इजहार यानी एक्सप्रेस किया है। तो चलिए बच्चों, हम लोग पहली गज़ल को देख लेते हैं जिसका शीर्षक है दोस्ती। वो इस तरह से है उनकी पंक्तियाँ। दोस्त है तो मेरा कहाँ भी मान, मुझसे शिकवा भी कर, बुरा भी मान। बच्चों, इन पंक्तियों का अर्थ इस तरह से गज़लकार बताते हैं कि दोस्ती का मतलब समझाते हुए कवि कहते हैं यहाँ पे कि अगर सच्चे दिल से तुम मुझे दोस्त समझते हो तो मेरे विचारों को भी मान लीजिए। विश्वास रखना, मैं हरदम तुम्हारी भलाई के बारे में ही सोचूंगा। मेरे सभी विचार तुम्हारे विचारों के साथ मेल खाएंगे। मेरा कोई विचार तुम्हें पसंद नहीं आया तो तुम शिकायत यानी नाराज़गी व्यक्त कर सकते हो। शायद मेरे विचार तुम्हें बुरे भी लग सकते हैं, लेकिन मेरे कुछ विचार तुम्हें मानने भी पड़ेंगे। तो इस तरह से कवि यहाँ पर इन पंक्तियों में कहते हैं। चलिए अगली पंक्ति देखते हैं। वो इस तरह से है। दिल को सबसे बड़ा हरीफ समझ और इस संग को खुदा भी मान। बच्चों, यहाँ पे हरीफ का अर्थ शत्रु या दुश्मन ऐसे कहा गया है। और इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मनुष्य के हृदय यानी दिल को हमें सबसे बड़ा शत्रु समझना चाहिए। हमें पत्थर को भी खुदा यानी ईश्वर मानना चाहिए। इन पंक्तियों में इस तरह से कवि कहते हैं। अगली पंक्ति इस तरह से है। मैं कभी सच भी बोल देता हूँ, गाहे गाहे मेरा कहाँ भी मान। बच्चों, यहाँ पे शब्द आया है गाहे गाहे, उसका अर्थ होता है कभी कभी। तो इन पंक्तियों में कवि कहते हैं, कवि का ये कहना है कि दुनिया ने मुझ पर जो ठप्पा लगा दिया है कि मैं हमेशा झूठ ही बोलता हूँ, तो ये मुझे स्वीकार नहीं है कि ज़्यादातर मैं झूठ बोलता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं हमेशा झूठ बोलता हूँ।
कभी कभार मैं सच भी बोलता हूँ, इसलिए मेरी आपसे विनती है कि कभी कभी तो मेरी बातों पर विश्वास रखना, अन्यथा पता नहीं उसमें तुम्हारा ही नुकसान होगा। तो कवि इन पंक्तियों में इस तरह से दोस्ती समझाते हैं। अगली पंक्तियाँ इस तरह से हैं। याद कर, याद कर देवताओं के अवतार, हम फकीरों का सिलसिला भी मान। बच्चों, इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि युगों के अनुसार देवताओं के भिन्न अवतार माने जाते हैं, लेकिन साधुओं और फकीरों की भी लंबी परंपरा हमारे समाज में पाई जाती है, और यही वैराग्य धारण कर समाज की सेवा करने का व्रत ले लेते हैं। कई सालों से हम फकीरों के इस व्रत का अनुसरण करते चले आ रहे हैं। तो इन पंक्तियों में कवि इस तरह से हमें बता रहे हैं। अगली पंक्तियां हैं। कागजों की खामोशियां भी पढ़, एक एक हर्फ को सदा भी मान। बच्चों, यहाँ पे हर्फ शब्द आया है जो उर्दू शब्द है, इसका अर्थ होता है अक्षर यानी शब्द। बच्चों, इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि कागजों की भी खामोशियाँ होती हैं, उन्हें हमें पढ़ना आना चाहिए, तब एक एक शब्द भी अपना कहा कुछ कहता है। उन शब्दों के स्वर हमें सुनाई देने चाहिए, हमें संवेदनशील होना चाहिए। इस तरह से कवि यहाँ पर इन पंक्तियों में कहते हैं। बच्चों, अगली पंक्ति इस तरह से है। आजमाइश में क्या बिगड़ता है, फर्ज कर और मुझे भलामी मान। बच्चों, इन पंक्ति में कवि कहते हैं कि किसी को परखने में, किसी की परीक्षा लेने में कोई बुराई नहीं। हमें अपने कर्तव्यों को, उत्तरदायित्वों को पूर्ण करना चाहिए, और मुझे भी तुम परखो और मुझे भला मानकर मेरी कुछ बातें भी माननी पड़ेंगी। इस तरह से कवि कहते हैं कि इन पंक्तियों में कि मेरी बातों से कुछ सबक भी ले, मेरी बातों का कुछ बुरा भी मान। इन पंक्तियों से कवि कहते हैं कि आपको मेरी बातें आज शायद कटु बुरी लगी, लेकिन उसमें आपकी भलाई ही छिपी होगी। इस तरह से कवि यहाँ पर कहते हैं। अगली पंक्तियाँ हैं वो इस तरह से हैं। गम से बचने की सोच कुछ तरकीब, और इस गम को आसरा भी मान। बच्चों, इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि आए हुए संकट को पार लगाना ही जिंदगी है। जो संकट, दुख जीवन में मिले हैं, उससे बाहर निकलने का रास्ता तो हमें अवश्य ढूंढना होगा, लेकिन उसके साथ साथ दुख ने हमें पनाह दी, इसलिए उसके आभार भी प्रकट करने चाहिए, क्योंकि दुख के छत ने ही हमें सुख का एहसास करा दिया। जिंदगी में अगर हमेशा ही सुख मिलता रहे तो जीवन रुचिहीन होगा। दुख ही वह बात है जो हमें सुख का मूल्य यानी महत्व समझा देती है। बच्चों, तो बच्चों यहाँ पर ये दोस्ती शीर्षक गज़ल यहाँ पे ख़त्म होती है। हम चलते हैं दूसरे शीर्षक पर जो है मौजूद। उनकी पंक्तियों को देखते हैं। वो इस तरह से हैं। तूफान तो इस शहर में अक्सर आता है, देखें आपके किसका नंबर आता है। बच्चों, इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि शहर में अक्सर तूफान आते रहते हैं। आने वाला तूफान शहर को नेस्तानाबूद यानी डिस्ट्रॉयड करने पर तुला रहता है। तूफान के कारण शहर का जो नक्शा बदल जाता है, हर तरफ नुकसान का मंजर छाया रहता है, कई जानें चली जाती हैं इस पर, और इस हालत की आदत सी हो गई है हमें। तो जब तक जिंदा हैं तब तक चिंता मुक्त, तनाव रहित जीवन जिएंगे। देखते हैं कल में तूफान में किसका नंबर आता है, किसके दिन भर गए हैं, तब तक तो खुशी खुशी से जिएंगे। तो बच्चों, इन पंक्तियों में कवि इस तरह से कहते हैं। अगली पंक्तियां देखते हैं, वो इस तरह से हैं। यारों के भी दांत बहुत जहरीले हैं, हमको भी सांपों का मंतर आता है। बच्चों, इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि आज सच्चे मित्रों का मिलना बड़ा कठिन है भाई। जिसे हम दोस्त मानते हैं वही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है। तो हमें हमेशा सतर्क और चौकन्ना रहना पड़ेगा। भले ही उनके दांत जहरीले होंगे, लेकिन हमें भी उस जहर का इलाज करना आता है, हमें उस जहर का इलाज करना आना भी चाहिए। तो बच्चों, देखते हैं अगली पंक्तियाँ इस तरह से है। सूखे बादल होठों पर कुछ लिखते हैं, आंखों में सैलाब का मंजर आता है। बच्चों, इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जैसे सूखे हुए बादल हमारी भ्रष्ट व्यवस्था उसे कहा गया है, और हमारे भाग्य हमारे होठों पर कुछ प्रभाव ज़रूर छोड़ जाते हैं। इसके कारण हमें गुस्सा आंखों में सैलाब यानी बाढ़ बनकर नजर आता है। वो सारी व्यवस्था को नष्ट कर नया भविष्य दे सकता है। इस तरह से यहाँ पर कवि
कहते हैं। अगली पंक्तियाँ हैं वो इस तरह से हैं। तकरीरों में सबके जौहर खुलते हैं, अंदर जो पलता है बाहर आता है। बच्चों इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि कोई व्यक्ति जब अपने विचार बयान करता है तब उसकी योग्यता कौशल का पता चलता है। उस व्यक्ति के हृदय में क्या चल रहा है वो सब होठों पर आ जाता है। शब्दों के बिना हमारा चातुर्य बेकार है, इस तरह से कवि यहाँ पर कहते हैं। अगली पंक्तियां हैं बच्चों इस तरह से कि बचकर रहना एक कातिल इस बस्ती में कागज की पोशाक पहनकर आता है। तो बच्चों इन पंक्ति में कवि कहते हैं कि हमें मनुष्य को हमेशा सावधान सतर्क रहना चाहिए। इस बस्ती में एक कातिल यानी किलर कागज झूठा दोगला यानी झूठे लोग पोशाक पहनकर स्वार्थ निहित हत्याएं करने लगते हैं और मनुष्य जैसा दिखता है वैसा नहीं होता, वह किसी को भी धोखा देकर अपना स्वार्थ पूरा कर सकता है। तो हमें सतर्क रहने के लिए यहाँ पर कहा गया है। तो अगली पंक्ति देखते हैं वो इस तरह से है। बोता है वो रोज तफन्नुन जहनों में जो कपड़ों पर इत्र लगाकर आता है। बच्चों यहाँ पर तहफ़ुन शब्द दिया है, उसका अर्थ होता है दुर्गंध और दूसरा शब्द है जहन यानी होता है मस्तिष्क। तो चलिए देखते हैं इन पंक्तियों का अर्थ इस तरह से है। कवि कहते हैं कि कुछ व्यक्ति हमेशा अपने कर्मों की दुर्गंध यानी बुराई अपने मस्तिष्क में भरते रहते हैं और दूसरे के लिए वे हमेशा गड्ढा खोदते रहते हैं, लेकिन खुद उस गड्ढे में जाकर गिरते हैं। जब हम अपने कपड़ों पर इत्र लगाते हैं तो उसकी सुगंध दूसरों को आने से पहले स्वयं को आती है। दूसरों का बुरा सोचने पर खुद का ही बुरा होता है। बच्चों इन पंक्तियों में इस तरह से बताया है। चलिए देखते हैं अगली पंक्ति वो इस तरह से है। रहमत मिलने आती है पर फैलाए पलकों पर जब कोई पैगंबर आता है। बच्चों इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि दया कृपा इंसानियत के दो बड़े पहलू हैं, लेकिन ये तभी मुमकिन है जब हम ईश्वरीय सत्ता देख पाते हैं। दूसरों के प्रति दया परसुख हम तभी देख पाएंगे जब हमारी आंखों में ईश्वरीय दृष्टि होगी। तो इस तरह से कहते हैं यहाँ पे कवि। यहाँ पर शब्द दिए गए हैं रहमत यानी दया और पैगंबर यानी ईश्वर, इस तरह से यहाँ पर कहा गया है। बच्चों देखते हैं अगली पंक्तियाँ वो इस तरह से हैं। सुख चुका हूँ फिर भी मेरे साहिल पर पानी पीने रोज समंदर आता है। बच्चों इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जैसे अनुभवी व्यक्ति या दूसरों की मदद करने वाला व्यक्ति थकने पर उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है यानी कम हो जाने पर वो कुछ नहीं कर सकता, किंतु उसके अनुभव या दयालु वृत्ति से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे प्राप्त करने के लिए उसके पास हमेशा भीड़ लगी रहती है। इसलिए यहाँ पर इस उदाहरण के स्वरूप इन बातों को बतलाया गया है। तो देखते हैं बच्चों यहाँ पे साहिल शब्द दिया है, उसका अर्थ होता है किनारा या तट। देखते हैं आखिरी पंक्ति वो इस तरह से है। उन आँखों की नींदें गुम हो जाती हैं, उन आँखों की नींदें गुम हो जाती हैं जिन आँखों को ख्वाब मयस्सर आता है। बच्चों यहाँ पर शब्द दिया है मयस्सर, उसका अर्थ होता है प्राप्त होना। देखते हैं इन पंक्तियों का अर्थ वो इस तरह से है। बच्चों यहाँ पर कवि कहते हैं कि जो आँखें ख्वाब यानी सपने देखती है वो सपने अगर प्रत्यक्ष में उतरते हैं तो उन आँखों की नींद गायब हो जाती है, अर्थात वो बहुत सुखी और सफल बन जाता है। अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए हमें कड़ी मेहनत करनी चाहिए, इस तरह से कवि यहाँ पर समझाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये दोनों गज़लें अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी, दोस्ती और मौजूद। और बच्चों आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया हो तो इसे आगे ज़रूर शेयर करें अपने मित्रों में, उनको भी इसका लाभ होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।